हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका इंडियन इकोनॉमी और खासतौर से एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म टॉपिक का। आज हम बात करेंगे किस तरीके से फर्टिलाइजर सेक्टर या उर्वरक सेक्टर को रिफॉर्म किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है, क्या इसकी हिस्ट्री रही, क्यों आज हम उस सिचुएशन में हैं जिस सिचुएशन में हमें नहीं होना चाहिए, कैसे लगातार सब्सिडी बढ़ती जा रही है, क्या बेसिकली उसके रीजंस हैं, क्या उसका इंप्लीकेशंस हैं, क्या उसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं। सभी चीजों पे आज के शॉर्ट टॉपिक में हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा। हाल ही में कई बार आपने न्यूज में सुना होगा कि कई सारे स्टेट्स में, कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में खासतौर से यूरिया को लेके या फर्टिलाइजर्स को लेके कुछ दिक्कतें का सामना हमारे फार्मर्स को शॉर्ट पीरियड के लिए हो सकता है करना पड़ा हो। उसके बाद गवर्नमेंट ने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया, सिचुएशन को टोटली अंडर कंट्रोल कर लिया गया है और अब लोगों को फर्टिलाइजर की शायद उतनी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। 1991 से अगर हम देखें और तब से हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट हुए इंडिया में, कई बार कोशिश की कि किस तरीके से जो हमारा फर्टिलाइजर सेक्टर है इसको रिफॉर्म किया जाए, किस तरीके से जो हमारी सब्सिडी हम देते हैं फर्टिलाइजर्स पे ताकि किसानों पे या एंड यूजर्स पे इसका ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े और ज्यादातर जो कॉस्ट बढ़नी चाहिए फर्टिलाइजर्स की उसको गवर्नमेंट खुद ही अब्सॉर्ब कर लेती है और एंड यूजर हमारे फार्मर्स तक उतना नहीं पहुंचने देती है। उसकी वजह से हमारी सब्सिडी बिल लगातार बढ़ता हुआ हमें दिखाई देता है। कैसे गवर्नमेंट्स इस सब्सिडी बिल को कंट्रोल में करें, मैनेज करें, कैसे हम प्रमोट करें जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं उनके यूज को कैसे ज्यादा एफिशिएंट बनाया जाए, ज्यादा इंपैक्टफुल बनाया जाए, साथ ही साथ किस तरीके से एक बैलेंस्ड यूज खासतौर से एनपीके फर्टिलाइजर्स। एनपीके 3 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं फर्टिलाइजर्स के। एन का मतलब नाइट्रोजन, पी का मतलब फास्फोरस और के का मतलब पोटेशियम। क्योंकि अभी अगले कुछ मिनटों में आपसे बात करेंगे कि जो एनपीके का रेशियो जो होना चाहिए, अनुपात जो होना चाहिए, ये किस कारण से इंडिया में पूरी तरह बिगड़ता हुआ दिखाई देता है, क्यों इसे हमें रीबैलेंस करना होगा, वरना क्या इसके इंपैक्ट हो सकते हैं फाइनेंशियली, साथ ही साथ हमारी प्रोडक्टिविटी पे, किस तरीके से वाटर यूजेस को हम कम करें, कैसे हम एयर पोल्यूशन को कम करें, खासतौर से जो यूरिया जैसे फर्टिलाइजर्स हैं जिनकी वजह से ये सारे नेगेटिव इंपैक्ट्स होते हैं, इनको कैसे मैनेज किया जाए, कॉस्ट को लेके, प्रोडक्शन को लेके, एनपीके बैलेंस को लेके, वाटर यूजेस को लेके, एयर पोल्यूशन को लेके, इन सबको कैसे मैनेज किया जाए, कम किया जाए, एफिशिएंट किया जाए, ये रिफॉर्म्स के बाद से लगातार हमेशा एक डिस्कशन का टॉपिक बना रहता है। अब इससे पहले हम और डीप डाइव करें, हम थोड़ी सी स्टोरी समझ लें इंडिया में खासतौर से फर्टिलाइजर सब्सिडी को लेके। अगर आप 1991-92 का इकोनॉमिक सर्वे देखें तो उसमें बहुत क्लियरली नोटेड है कि जो फर्टिलाइजर की प्राइसेस हैं वो पिछले एक डिकेड मतलब 1981 से लेकर 1991 तक बिल्कुल भी नहीं बढ़ाई गई हैं, एकदम कांस्टेंट रखी गई हैं। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में फर्टिलाइजर की रेट्स या उनके इनपुट्स या उसका जो हम इंपोर्ट करते हैं उसकी रेट्स बढ़ती हुई दिखाई देती हैं और इसके रिस्पॉन्स में उस वक्त की गवर्नमेंट ने जुलाई 1991 में फर्टिलाइजर की जो प्राइसेस थी या इशू प्राइसेस थी उसको 40% ऑन एन एवरेज बढ़ा दिया। लेकिन पॉलिटिकल ऑपोजिशन हुआ, उसके बाद इसको फिर से 10% घटा के सिर्फ 30% पे ही ले आया गया। साथ ही साथ जो छोटे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स थे उनको ये जो एक्स्ट्रा प्राइस बढ़ाई गई थी इससे पूरी तरह छूट दे दी गई। इकोनॉमिक सर्वे ये भी कहता है कि इवन ये जो 30% का इंक्रीज हुआ इसको भी बाद में एक्चुअली सब्सटेंशियल माना गया, इस 30% को भी और ज्यादा कम कर दिया गया। इसका मतलब कई डिकेड से जो फर्टिलाइजर की प्राइसेस हैं इनको हो सकता है पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से या जो रियलिटीज हैं इंडियन एग्रीकल्चर की, हमारे फार्मर्स की दिक्कतें हैं, उन सब को देखते हुए नहीं बढ़ाया जाता रहा है। अल्टीमेटली 1991 या 1990s की स्टोरी में सिर्फ 17% ही टोटल फर्टिलाइजर की रेट को बढ़ाया गया रफली एक डिकेड के बाद। ये जो चेंज है कि एक्चुअली रेट शायद 40% से ज्यादा बढ़नी चाहिए थी लेकिन हमने सिर्फ 17% ही इसको बढ़ाया और बाकी जो बीच का गैप रहा रफली 23% से ज्यादा का, ये किसने ऑब्जर्व किया होगा, किसने इसको अपने अंदर सब्सिडाइज किया होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इसकी वजह से इंडिया में जो कॉम्पोजिशन है फर्टिलाइजर्स का उसमें एक मेजर शिफ्ट देखा गया। जो एनपीके नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम है इनका जो रेशियो था ये अगर आप 1991-92 का देखें तो ये 5.9:2.4:1 का रेशियो था, जो एक्चुअली 93-94 में इस एक स्टेप की वजह से बढ़ के
9.7:2.9:1 बेसिकली हो गया। और तब से ये जो रेशियो है कि नाइट्रोजन हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं पोटेशियम और फास्फोरस के मुकाबले, ये रेशियो जो गड़बड़ हुआ हमारा 1990s के डिकेड्स में, आज तक वो इशू मेजरली बना हुआ है। कुछ स्टेट्स खासतौर से हरियाणा और पंजाब में ये इशू और ज्यादा बड़ा रूप लेता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ जो सब्सिडी है उसमें भी लगातार बढ़ोतरी, लगातार इंक्रीज हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब कि जब भी हमने कोशिश की कि हमारी जो सब्सिडीज है खासतौर से यूरिया पे लेके उनको कंट्रोल किया जाए या उनके एमआरपी को बढ़ाया जाए, इशू प्राइसेस को बढ़ाया जाए, हर बार कोई ना कोई पॉलिटिकल ऑपोजिशन रहा या हमारे फार्मर्स के जो इश्यूज थे उनको संज्ञान में लेते हुए गवर्नमेंट इनको नहीं बढ़ा पाई। इसकी वजह से यूरिया पे जो सब्सिडी गवर्नमेंट देती रही है वो लगातार बढ़ती ही चली गई। और क्योंकि यूरिया पे सब्सिडी बढ़ती चली गई, यूरिया का एनपीके रेशियो बढ़ता चला गया, मतलब नाइट्रोजन ज्यादा यूज करते रहे, नाइट्रोजन आपको यूरिया से मिलेगा। फार्मर्स भी ज्यादा सब्सिडी मिलने की वजह से नाइट्रोजन रिच यूरिया को और ज्यादा यूज बेसिकली करने लगे। नाइट्रोजन रिच यूरिया को ज्यादा यूज करना आपके फार्मिंग प्रोडक्टिविटी का सॉल्यूशन नहीं है। इनफैक्ट ये आपके अगेंस्ट काम कर सकता है, काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है अगर आप ठीक रेशियो में एनपीके को यूज नहीं करेंगे। और इसका एक बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल इंपैक्ट भी देखा गया है इन सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स का, कि जो एक्चुअली रेशियो होता है जनरली 8:4:2, उसको वॉयलेट करते हुए हम बेसिकली यूज कर रहे हैं 9.7:2:9.1। या अगर हम बात करेंगे पंजाब की, वहां पे 37 का आप रेशियो देखेंगे, खासतौर से जब बात होती है यूरिया की या नाइट्रोजन की। तो ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं इनका एनवायरनमेंट पे बहुत नेगेटिव इंपैक्ट देखा गया। तो कई लोगों का यह कहना है कि क्यों हम बेवजह सब्सिडी देते जा रहे हैं यूरिया पे, इसकी वजह से किसान और ज्यादा यूरिया यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जो फसलें हैं, उनकी जो मिट्टी है, सॉइल है, वो और ज्यादा इनफर्टाइल या बैरन या बेसिकली उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है, उसकी पैदावार कम होती जा रही है, मिट्टी खराब होती जा रही है। तो क्यों ना केमिकल फर्टिलाइजर्स के बजाय हम एक्चुअली ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स या बायो फर्टिलाइजर्स की तरफ इस सब्सिडी को डाइवर्ट करना शुरू करें। अच्छा, आपके हिसाब से आज की तारीख में रफली जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है कितनी होगी? 2021-22 का अगर आप यूनियन बजट देख लें तो हमारी फर्टिलाइजर सब्सिडी रफली 79,530 करोड़ के आसपास है। 2017-18 में यह सब्सिडी 66,468 करोड़ थी। मतलब सिर्फ 2-3 साल में यह सब्सिडी रफली एक्चुअली 23,000 बेसिकली बढ़ती हुई हमें दिखाई देती है दोस्तों। और जिस तरीके से यूरिया का ज्यादा यूज हो रहा है, साथ ही साथ इंटरनेशनल प्राइसेस जो बेसिकली बढ़ रही हैं फर्टिलाइजर्स की, क्योंकि फर्टिलाइजर की प्राइसेस बहुत क्लोजली कनेक्टेड हैं जो एनर्जी प्राइसेस हैं इंटरनेशनल मार्केट में। इसका मतलब अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं, फर्टिलाइजर प्राइसेस भी आपको डिस्प्रपोर्शनेटली बढ़ती हुई दिखाई देंगी। इंटरनेशनल प्राइसेस ऑयल की आप लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रहे हैं। इसकी वजह से हमारे पेट्रोल पंप पे भी अगर आप रेट देख लें, उसमें भी एक इंफ्लुएंस रहता है इंटरनेशनल प्राइसेस का। पेट्रोल की प्राइसेस, डीजल की प्राइसेस, फर्टिलाइजर की प्राइसेस, पेट्रोकेमिकल्स की प्राइसेस, ये सारी भी साथ ही साथ बढ़ती हैं। और इसका बड़ा रीजन है कि इंडिया अपने पेट्रोकेमिकल्स के लिए 80% डिपेंडेंसी हमारी इंपोर्ट्स पे है, जो हम दूसरे कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं। अपने यहां सिर्फ 20% हमारी जो डिमांड है उसका ही प्रोडक्शन हो पाता है। 1920 की बात देख लें तो जो फर्टिलाइजर यूज है पर हेक्टेयर कल्टीवेटेड एरिया का, वो एक्चुअली एनपीके का राजस्थान में रफली 70 किलो के आसपास है। वही तेलंगाना में एक्चुअली पर हेक्टेयर इससे रफली 4 गुना ज्यादा फर्टिलाइजर यूज होके 250 किलो पर हेक्टेयर कल्टीवेटेड एरिया। ये गैप और भी ज्यादा हमें बड़ा दिखाई देता है अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चले जाएं। हो सकता है किसी एक डिस्ट्रिक्ट में, चंदौली में कम हो, बनारस में ज्यादा हो, लखनऊ में और ज्यादा हो, नोएडा में हो सकता है और ज्यादा आपको कंजम्पशन दिखाई दे फर्टिलाइजर्स का। साथ ही साथ जो कॉम्पोजिशन है कि न्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे एन हो, चाहे पी हो, चाहे के हो, ये किस रेशियो में आप यूज करेंगे, ये ऑप्टिमल मिक्स नहीं दिखाई देता है। 70 किलो एनपीके तो एक चीज है, लेकिन इस 70 किलो में से भी आपको हो सकता है 50% से ज्यादा सिर्फ एन का यूजेस दिखाई दे। एन का मतलब नाइट्रोजन, मतलब बेसिकली यूरिया। तो एक तो बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, दूसरा उसका मिक्स एनपीके का हमारा ठीक नहीं है। कुछ नंबर्स की बात कर ले। पंजाब में आज की तारीख में गैस करके देखिए क्या होगा ये रेशियो एनपीके का। आज की तारीख में ये रेशियो है N 33.7, P 8 और K सिर्फ
1। अनबिलीवेबल। जो 8:4:2 रेशियो होना चाहिए था वो 33.78:1। वहीं केरला में ये रेशियो ज्यादा बैलेंस आपको दिखाई देता है, उसमें 1.3:0.7:1। यहां पर n आपको कम दिखाई देता है। और इस वजह से स्टेट्स में तो ये इनइक्वालिटी और डिस्पैरिटीज है ही हैं, लेकिन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में भी आपको दिखाई देती हैं। साथ ही साथ अलग अलग क्रॉप्स के लिए भी ये वेरिएशन बहुत ज्यादा दिखाई आपको देता है। ओवरऑल इंडिया की पिक्चर ये है कि जो टोटल हमारा फर्टिलाइजर यूज है, इनपुट है, वो हाईली बायस्ड है यूरिया या नाइट्रोजन के फेवर में। इसकी वजह से जो हमारी फर्टिलाइजर सब्सिडी है, मेजर स्टेट्स में नाइट्रोजन या यूरिया को सब्सिडाइज करने में ही निकलती हुई जाती है। इस इश्यू को गवर्नमेंट ने समझा, इसका बेसिकली एक्नॉलेज किया इस इश्यू को, और गवर्नमेंट ने 2010 में न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी को इंट्रोड्यूस किया, ताकि एक्चुअली जो इंबैलेंस है कि नाइट्रोजन या यूरिया बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं पी और के, पोटेशियम और फास्फोरस के मुकाबले, इसको कैसे वापस से बैलेंस में लाया जाए। लेकिन जो भी इंप्लीकेशंस रहे हो, इस 2010 की न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी एनबीएस जिसको कहा जाता है, इसमें सिर्फ पी और के को तो कवर किया गया, मतलब पोटेशियम और फास्फोरस को, लेकिन यूरिया को इस पॉलिसी से बाहर रखा गया। इसका मतलब 2010 में जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी हम लाए, इसमें जो हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव था, मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए था कि नाइट्रोजन जो बहुत ज्यादा हम यूज कर रहे हैं, सब्सिडाइज कर रहे हैं, क्रॉप्स के लिए भी अच्छा नहीं है, उसको हम कैसे बैलेंस करें, उसको हम प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं कर पाए। अगर हम आज की तारीख में कितनी हमारी डिमांड है, कितना हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, उसकी अगर हम बात कर लें, तो आज की तारीख में यूरिया की जो डिमांड है पर ईयर पूरे कंट्री की, वो रफली 35 मिलियन टन के आसपास है, और हम प्रोड्यूस कितना करते होंगे, रफली 25 मिलियन टन। मतलब जो गैप है 10 मिलियन टन का डिमांड का, वो कहां से पूरा होता होगा, इंटरनेशनल इंपोर्ट से। जो रिक्वायरमेंट है जिसको डीएपी कहा जाता है, डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसकी रिक्वायरमेंट रफली 12 मिलियन टन के आसपास है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना है, सिर्फ 5 मिलियन टन, मतलब आधे से भी कम, बाकी सारा इंपोर्ट से। इसकी वजह से मतलब डैप हम इंपोर्ट करते हैं और यूरिया बेसिकली हम इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा जो म्यूरेट ऑफ पोटाश है, वो रफली 3 मिलियन टन के आसपास इसकी डिमांड है, और ये जो म्यूरेट ऑफ पोटाश है, ये हम बिल्कुल भी मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, पूरा का पूरा इंपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा आप जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स देख लेंगे एनपीके, इनकी डिमांड रफली है 12 to 13 मिलियन टन। एंड गुड न्यूज इज कि एक्चुअली कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स जिनकी 12 to 13 मिलियन टन के आसपास डिमांड है, ये रफली सारा का सारा हम प्रोड्यूस कर पाते हैं। सिर्फ 1 मिलियन टन, 1 मिलियन टन हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। और क्योंकि हाईली डिपेंडेंट है हम इंपोर्ट्स पे, तो इंटरनेशनल प्राइसेस फर्टिलाइजर्स की या इंटरनेशनल एनर्जी प्राइसेस जब बढ़ती हैं, वोलेटाइल होती हैं, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारी जो डोमेस्टिक फर्टिलाइजर प्राइसेस हैं, वो भी हमको बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। जैसे कुछ नंबर्स की बात करते हैं, एक तो एनर्जी प्राइस बढ़ेंगी, इनपुट प्राइस बढ़ेगी, तो फर्टिलाइजर प्राइसेस भी बढ़ेंगी, क्योंकि ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री या एनर्जी प्राइसेस के साथ बहुत क्लोजली कनेक्टेड होता है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री भी। उसके अलावा जो ग्लोबल प्रोड्यूसर्स हैं, उनका भी एक कार्टेल है। कार्टेल मतलब एक साथ मिलकर रेट बढ़ाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इंटरनेशनल प्राइसेस पे इन कार्टेलाइजेशन का बहुत स्ट्रॉन्ग इंफ्लुएंस देखा जाता है। जैसे अगर हम इंटरनेशनल प्राइसेस की एक बात कर लें, तो एक्चुअली यूरिया की जो प्राइसेस थी, वो सितंबर 2020 में सिर्फ $270 हुआ करती थी पर मेट्रिक टन, और वही यूरिया की प्राइसेस नवंबर 2021 आज की तारीख में रफली 4 गुना बढ़कर $900 पर मेट्रिक टन हो गई हैं। सिमिलरली अगर आप डीएपी या डाई अमोनियम फॉस्फेट की बेसिकली इंटरनेशनल प्राइसेस देख लें, तो वो सितंबर 2020 में रफली सिर्फ 360 पर मेट्रिक टन हुआ करती थी, वही नवंबर में बढ़कर 825 मेट्रिक टन, मतलब 2.5 गुना से भी ज्यादा इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ गई हैं। तो इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइज है इंटरनेशनल एनर्जी लेवल्स का, इंटरनेशनल फर्टिलाइजर्स का, इनपुट्स का, कार्टेलाइजेशन है, इसके कई रीजंस हैं। एक तो हर कंट्री में पैंडेमिक के बाद डिमांड इसकी बढ़ती हुई दिखाई देती है, रोबस्ट डोमेस्टिक डिमांड है, प्रोडक्शन कट्स भी बेसिकली दिखाई दिए क्योंकि इंडस्ट्रीज काफी टाइम तक बंद रही। साथ ही साथ एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि कंट्रीज में खुद के फार्मर्स उनकी डिमांड चाह रहे हैं फर्टिलाइजर्स की, तो वो हमारे जैसी कंट्रीज जो कि इंपोर्ट करती हैं, उनको इंपोर्ट नहीं करने दे रही हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को। साथ ही साथ हमारा जो पीक डिमांड है रबी सीजन का, इसकी वजह से बहुत क्लियरली है कि एक्चुअली जब प्राइस राइज हो रहा है एनर्जी प्राइसेस का, कार्टेलाइजेशन का, इंटरनेशनल मार्केट में जो फर्टिलाइजर्स की रेट बढ़ रही है, इसकी वजह से जो बल्क प्राइस राइज है, गवर्नमेंट क्योंकि ये प्राइस राइज जितनी कीमत बढ़ती है इसको
हमारे फार्मर्स तक, हमारे किसानों तक नहीं पहुंचने दे सकती, क्योंकि उतना वो अफोर्ड नहीं कर सकते हमारे किसान, खासतौर से हमारे जो छोटे स्मॉल एंड मीडियम बेसिकली या मार्जिनलाइज फार्मर्स हैं वो। तो ज्यादातर इस प्राइस राइज, जो कीमत बढ़ती है, इसको कौन सोख लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और वो कैसे करेगा? अपनी जो सब्सिडी देती है गवर्नमेंट फर्टिलाइजर्स पे, उसको और ज्यादा बढ़ा के। इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या होगा कि जितनी ज्यादा आप सब्सिडी देंगे, आपके पास लिमिटेड पैसा है, उसको चाहे तो आप हेल्थ पे खर्च कर लें, एजुकेशन पे खर्च कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर लें, सोशल सेक्टर पे खर्च कर लें, या सब्सिडी में खर्च कर लें। तो अगर आपको 79,000 की फर्टिलाइजर सब्सिडी देनी है, तो 79,000 करोड़ आपको किसी ना किसी और सेक्टर से निकाल के फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को देने होंगे। तो हो सकता है फिर आपके पास हेल्थ के लिए कम पैसा बचे, एजुकेशन के लिए कम पैसा बचे, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कम पैसा बचे, ट्राइबल अफेयर्स के लिए कम पैसा बचे, या फिर सोशल जस्टिस सेक्टर्स के लिए कम पैसा बचे। क्योंकि ये जो फिक्स्ड रिसोर्सेज हैं, चाहे इस जेब से आप लें, चाहे इस जेब से आप लें, अमाउंट ओवरऑल फिक्स ही है दोस्तों। अगर हम इस प्राइस राइज को कंपेयर करें हमारी एमएसपी जो राइज हुई है, जैसे पिछले 20 ईयर्स की अगर हम बात कर लें, तो यूरिया की प्राइस अगर आप 2001 में देखें, तो यूरिया की प्राइस जो फाइनल किसान को पड़ती है वो सिर्फ ₹4.60 पर बेसिकली केजी पड़ती है। लेकिन गवर्नमेंट ने इसको बढ़ने नहीं दिया, और 2021 में भी ये आज सिर्फ ₹5.36 ₹5.36 पर केजी पड़ती है हमारे फार्मर्स को। मतलब पिछले 20 ईयर्स में ₹1 से भी कम की बढ़ोतरी हुई है यूरिया की प्राइसेस में। वहीं अगर आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस देख लें पैडी की, तो उसमें इंक्रीज हुआ है 280% का, वीट में 230% का। इसका मतलब 2001 में अगर आपको एक बैग लेना है 50 किलो का यूरिया का, तो आपको रफली 38 किलो वीट उसके लिए देना होगा। वहीं पे वीट के प्राइस तो बढ़ गई है, लेकिन फर्टिलाइजर की प्राइस गवर्नमेंट ने नहीं बढ़ने दी है। तो आज की तारीख में आपको सिर्फ 13 किलो वीट देने में ही एक यूरिया का 50 किलो का बैग मिल जाएगा। इसका मतलब आज की करंट प्राइसेस अगर हम देखें, तो फार्मर्स पर बैग सिर्फ 268 रुपीज ही पे करते हैं यूरिया का। उसमें क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि ये जो प्राइस बढ़ रहे हैं इसका इंपैक्ट फार्मर्स पे ना पड़े, तो गवर्नमेंट पर बैग 930 रुपीज की सब्सिडी देती है हमारे फार्मर्स को, यूजर्स को। मतलब जो हमारा यूजर है, एंड यूजर, वो एक्चुअली सिर्फ उसका 1/5 से भी कम प्राइस पे करता है। बाकी जो प्राइस है वो गवर्नमेंट सब्सिडाइज करके पे करती है। ये जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है, इसका 78% जो कॉस्ट है, ये कौन पे करता है? हमारे टैक्स पेयर्स। और फार्मर्स के ऊपर इसका कितना बर्डन है? रफली 22%। क्या ये सिचुएशन सस्टेनेबल है? बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि एक्चुअली हमारे फार्मर्स के जो चैलेंजेस हैं बिल्कुल जेन्युइन है। बहुत सारे फार्मर्स हैं, अगर आप उनको ये सब्सिडी नहीं देंगे तो वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे मार्केट से कि वो यूरिया या फर्टिलाइजर परचेज कर सकें, जिसकी वजह से उनके छोटे लैंड होल्डिंग्स हैं, छोटे खेत हैं, कम प्रोडक्टिविटी है, फैमिली साइज बेसिकली बड़ा है, तो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? वहीं पे इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट है कि इस वजह से, क्योंकि हमारी सब्सिडी बिल बढ़ता चला जा रहा है फर्टिलाइजर सेक्टर को लेके, इसकी वजह से वो पैसा हम दूसरे सेक्टर्स में नहीं लगा पा रहे हैं। शायद हम इंफ्रास्ट्रक्चर में ना लगा पा रहे हो, एजुकेशन में ना लगा पा रहे हो, हमारी हेल्थ का जो स्पेंडिंग है सिर्फ 1.2% के आसपास ही है, एजुकेशन सिर्फ 2.5% के आसपास है। इन सब में वो पैसा हम ना लगा पा रहे हो जो फर्टिलाइजर सब्सिडी की तरफ हमें डाइवर्ट करना पड़ता है। तो सिचुएशन बेटर हो जाए, इसके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं? एक तो हमें एक ऐसी फर्टिलाइजर पॉलिसी लानी पड़ेगी जिससे ये सारे इश्यूज को हम एड्रेस करना शुरू कर सकें। 4 इसके की कंपोनेंट्स हो सकते हैं। एक तो हमने देखा कि हमारी इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, चाहे वो यूरिया हो, डैप हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो क्यों ना हम अपनी लोकल डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर को प्रमोट करें, और कई नई सारे प्लांट, जो अभी गोरखपुर में भी प्लांट स्टार्ट हुआ है, इन पब्लिक सेक्टर प्लांट्स को रिवाइव किया जाए, ताकि हमारा जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है फर्टिलाइजर, इसको वापस से रिवाइव किया जा सके, ताकि जो इंटरनेशनल प्राइस की वजह से, कार्टेलाइजेशन की वजह से फर्टिलाइजर प्राइसेस बढ़ जाती हैं, उससे हमारे फार्मर्स को, हमारी गवर्नमेंट को शील्ड किया जा सके। 5 यूरिया प्लांट्स, गोरखपुर, सिंदरी, बरौनी, तलचर एंड रामागुडम, इनको बेसिकली रिवाइव किया जा रहा है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को, ताकि हमारी जो कैपेसिटी है फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग, इसको और ज्यादा बढ़ाया जा सके। पहला। दूसरा सॉल्यूशन कि जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी का मॉडल 2010 में स्टार्ट किया गया, जिसमें यूरिया को उससे बाहर रखा गया,
उसकी प्राइस रैशनलाइजेशन नहीं होने दी गई, यूरिया को इसमें इंक्लूड किया जाए ताकि यूरिया का जो यूजेस है उसको भी रैशनलाइज किया जा सके। इसके अलावा अभी का जो सिस्टम है कि यूरिया की प्राइस को आप फिक्स कर देंगे, जितनी भी उसकी कीमत बढ़ती है वो सारी की सारी गवर्नमेंट झेले या गवर्नमेंट उसको ऑब्जर्व करे, गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज करे। ये हो सकता है जिस तरीके से यूरिया का यूजेस बढ़ता जा रहा है, इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ती जा रही है, गवर्नमेंट के लिए अनसस्टेनेबल हो जाए। तो एक हमें फॉर्मूला सेट करना होगा कि जो भी प्राइस राइज हो उसका कुछ परसेंट गवर्नमेंट सहन करे, कुछ परसेंट हो सकता है हमें अपने फार्मर्स को, अपने एंड यूजर्स को भी पास ऑन करना होगा, तभी ये सस्टेन लॉन्ग टर्म में हमारा कंट्री, हमारा देश कर पाएगा। इसके अलावा एक फाइनल सॉल्यूशन कि जो अभी हम न्यूट्रिएंट्स हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स या सब्सिडी केमिकल फर्टिलाइजर्स को दे रहे हैं, क्यों ना अब हम ऑर्गेनिक और बायो फर्टिलाइजर्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दें ताकि जो नेगेटिव इंपैक्ट है एनवायरमेंट पे केमिकल फर्टिलाइजर्स का उसको कम किया जा सके और ज्यादा प्रोडक्टिव, सस्टेनेबल, क्लाइमेट फ्रेंडली फर्टिलाइजर्स को हम प्रमोट कर सकें। इसके अलावा लार्ज बायोमास है जो हमारी क्रॉप्स की जो वेस्ट हो जाती है उसको किस तरीके से, या लाइफस्टाइल के बाय प्रोडक्ट्स हैं उसको कैसे हम फर्टिलाइजर्स में कन्वर्ट कर सकें। कंपोस्ट को हम कैसे यूज करें क्योंकि उसमें भी नाइट्रोजन हमें काफी मिल जाती है। टेक्नोलॉजीज हम कैसे नहीं लाएं कि इन एनपीके सोर्सेस के अलावा, फर्टिलाइजर्स के अलावा और ऑल्टरनेटिव सोर्सेस क्या हो सकते हैं जिससे हम न्यूट्रिएंट सप्लाई कर सकें हमारे फार्मर्स को, हमारे क्रॉप्स को, हमारी सॉइल को। इंडिया को जो फर्टिलाइजर की एफिशिएंसी है कि आपको कम फर्टिलाइजर यूज करना पड़े, उसको भी एनहांस करना होगा। जैसे फर्टिलाइजेशन, जैसे आप पानी के साथ ही ड्रिप इरिगेशन से फर्टिलाइजर बूंद बूंद करके सप्लाई करें तो शायद आपको फर्टिलाइजर फेंकना नहीं होगा। हो सकता है जैसे कि नैनो यूरिया डेवलप किया इफ्को ने, उसके काफी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दिखाई देते हैं जिससे हम यूरिया की जो यूजेस है उसको हम कम कर सके। ऐसे नए टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस हमें लाने होंगे। इसके अलावा हमें हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना होगा, हमें क्लाइमेट चेंज का जो इंपैक्ट होगा उसको मिटिगेट करना होगा और केमिकल फर्टिलाइजर्स का ऑल्टरनेटिव हमें ढूंढना होगा जिससे ये जो बैलेंस है कि हमें सब्सिडी देनी है लेकिन इतनी नहीं कि बाकी सेक्टर्स में नेगेटिव इंपैक्ट हो, साथ ही साथ फार्मर्स को एक्चुअली हमें शील्ड करना है जो हाई इंटरनेशनल प्राइसेस हैं उससे भी, ताकि उनका भी इंटरेस्ट बचा रहे, सब्सिडी भी हमारी मैनेजेबल रहे और बाकी सेक्टर्स को भी हम रिसोर्स कर सके, फंड कर सके। इस तरीके का हमें एक फॉर्मूला डिवाइस करना ही होगा। अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, एफिशिएंसी बढ़ाएं, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी को यूरिया पे एक्सटेंड करें, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बेसिकली बढ़ाएं, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, उसकी तरफ से। और ऑल्टरनेटिव सोर्सेज क्या हो सकते हैं न्यूट्रिएंट सप्लाई के, ये 4-5 ऐसे सॉल्यूशंस हो सकते हैं जिससे हमारा जो फर्टिलाइजर सेक्टर है या यूजेस है उसको और ज्यादा इंपैक्टफुल, एफिशिएंट, लीन, मीन और सस्टेनेबल बनाया जा सकता है। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।